हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं एचसीएस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरियल्स आर फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। जो एविडेंस है डबल ब्यूरियल्स के वो इनमें से कौन सी साइट से मिले हैं। ऑप्शंस हैं लोथाल, हड़प्पा, मोहनजोदारो और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये लोथाल साइट से मिले हैं। लोथाल साइट जो है वो आती है गुजरात में। ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस की साइट्स हैं लोथाल, हड़प्पा और मोहनजोदारो। और पूछा गया था डबल ब्यूरियल्स के एविडेंस कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं लोथाल से। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। लोथाल जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सिटी है एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और यहाँ से एविडेंस मिले हैं डबल ब्यूरियल्स के। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बुद्धाज बर्थ। इनमें से कौन सी जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है बुद्धा के जन्म को, बुद्धाज बर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन है हॉर्स, लोटस एंड बुल, बोधि ट्री और व्हील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धाज बर्थ जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है लोटस और बुल के सिंबल से। तो बी इसका सही आंसर होगा। बाकी भी हम देख लेते हैं। हॉर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, बोधि ट्री क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हील क्या रिप्रेजेंट करता है। लोटस और बुल रिप्रेजेंट करते हैं बुद्धाज बर्थ। हॉर्स रिप्रेजेंट करता है ग्रेट डिपार्चर। बोधि ट्री जो है वो रिप्रेजेंट करता है इनलाइटमेंट। और व्हील जो है वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट सरमन, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन भी बोलते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट बिटवीन। जो सेकेंड बैटल हुई थी पानीपत की वो किसके बीच में हुई थी। अकबर, हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी, अहमद शाह अब्दाली और मराठास और नन ऑफ देम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। और ये कब हुई थी, ये हुई थी 1556 में। फर्स्ट बैटल जो हुई थी वो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ये हुई थी 1526 में। और थर्ड बैटल हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत थी उसमें अकबर जो है वो विनर रहे थे। हेमू को इन्होंने हरा दिया था। अकबर उस टाइम पे सिर्फ 13 वर्ष के थे, तो उनकी तरफ से जो लड़ रहे थे वो थे बहरम खान। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का इनमें से कौन कौन से फीचर्स हैं। ऑप्शंस है इंटीग्रेट जाली वर्क, कैलीग्राफी बोथ ए एंड बी और एक्सटेंसिव यूज ऑफ एनिमल फिगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है वहां पे इंटीग्रेट जाली वर्क होता है और कैलीग्राफी होती है। तो बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एनिमल फिगर और ह्यूमन फिगर जो है वो नहीं होते हैं, इवन ये सिन माना जाता है, इसलिए डी रॉन्ग हो जाएगा। और आपने विजिट किया हो कोई भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर तो आप देख सकते हैं मोस्टली सभी आर्किटेक्चर्स में क्या होता है, जाली वर्क भी होता है और कैलीग्राफी भी होती है। आइदर ताजमहल है, कुतुब मीनार, बुलंद दरवाजा, इन सब में आप देख सकते हैं कैलीग्राफी वर्क भी और इंटीग्रेटेड और जाली वर्क भी। इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के वो है मीनार होते हैं, आर्कुएट स्टाइल होता है, स्पेशियसनेस होती है डिजाइन में, कैलीग्राफी होता है, ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल इन डिजाइन होते हैं। तो ये सब फीचर हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फीचर ऑफ कथकली डांस। कथकली डांस का इनमें से कौन सा फीचर है। ऑप्शंस है हैवी मेकअप होता है, कॉस्ट्यूम्स भी हैवी होते हैं, मूवमेंट ऑफ आई एंड आईब्रोज होता है, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो कथकली में ये दोनों होते हैं, हैवी मेकअप और कॉस्ट्यूम्स होते हैं, मूवमेंट ऑफ आईज एंड आईब्रोज होती हैं। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। जो कथकली डांस है ये क्लासिकल डांस है कौन सी स्टेट का, ये भी आप मुझे बताएंगे। तो ये क्लासिकल डांस है केरला का। केरला का एक और क्लासिकल डांस है जो केरला से है वो है मोहिनी अट्टम। ओके, बाकी क्लासिकल डांस भी हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं और कौन सी स्टेट से हैं। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से। भारतनाट्यम ये है तमिलनाडु से।
ओडिसी डांस, ये आप नाम से ही देख सकते हैं, ओडिशा से है। मणिपुरी, मणिपुर से है। सतारिया डांस, ये है असम से। और कथक, ये उत्तर प्रदेश से। ओके, ये सब क्लासिकल डांस है इंडिया के। अब हम कथकली के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कथकली डांस जो है वो ओरिजिनेट हुआ था केरला से, और ये जाना जाता है हैवी मेकअप और कॉस्ट्यूम्स के लिए डांसर के, और कलर मेकअप इसमें किया जाता है जो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को। और मूवमेंट ऑफ आई एंड आईब्रो जो है वो यूनिक फीचर है कथकली डांस का। मैं आपको पिक्चर के थ्रू भी दिखा देती हूँ। इस तरह से कॉस्ट्यूम आप देख सकते हैं, कितना हैवी कॉस्ट्यूम और मेकअप है इसमें कथकली डांस में। और आई मूवमेंट और आईब्रो मूवमेंट पे भी जो है काफी फोकस रहता है कथकली डांस के अंदर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है गोंडवाना लैंड वॉज अ सिंगल लैंड मास दैट इंक्लूड, बताइए जो गोंडवाना लैंड है वो एक सिंगल लैंड मास है जो किस किस कॉन्टिनेंट को इंक्लूड करता है। ऑप्शन है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एंटार्क्टिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसमें इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, अफ्रीका आता है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आता है और एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट आता है। यूरोप नहीं आता है, और बाकी तीन ऑप्शन में यूरोप दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इसके बारे में भी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो गोंडवाना लैंड है ये जो है सेपरेट हुई थी पेंजिया से। पेंजिया जब का मतलब क्या है, जब सारे कॉन्टिनेंट साथ में थे उसे पेंजिया बोला जाता था। फिर वो डिवाइड हो गए थे, जो लोअर पार्ट था उसे गोंडवाना लैंड बोला गया, गोंडवाना लैंड। और जो अपर पार्ट हुआ उसे लोरेशिया। ओके, और जो गोंडवाना लैंड है उसमें आए सुपर कॉन्टिनेंट इंक्लूड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका। पिक्चर के थ्रू भी हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, पहले पेंजिया था। पेंजिया का मतलब है कि सभी कॉन्टिनेंट जो हैं वो आपस में मिले हुए थे। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मींस प्लेट टेक्टोनिक का कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का, उसकी वजह से जो है ये सेपरेट हुए। जो अपर पार्ट है उसे लोरेशिया बोला गया, और जो लोअर पार्ट में आया उसे गोंडवाना लैंड बोला गया। ओके, प्रेजेंट डे में क्या सिचुएशन है? प्रेजेंट डे में इस तरह से हमारे कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इनमें से कौन सी स्टेट से पास नहीं करता है? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो उत्तर प्रदेश से पास नहीं करता है, गुजरात से पास होता है, मध्य प्रदेश से होता है और झारखंड से भी होता है। 8 स्टेट से, इंडिया की 8 स्टेट से ये पास होता है, तो हम वो 8 की 8 स्टेट देख लेते हैं एक बार। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास करता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। मैप में भी हम एक बार देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये कहाँ से पास हो रहा है? गुजरात से, थोड़ा सा पार्ट राजस्थान से, एंड देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 स्टेट से जो है पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंडिया से पास नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स आर। हाईएस्ट पीक बतानी है, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक और ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक आपको बतानी है। ऑप्शन है अनाईमुड़ी और महेंद्रगिरी, धूपगढ़ और अमरकंटक, गुरु शिखर और महेंद्रगिरी, या गुरु शिखर और सद्भावना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, और ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी। तो ए इसका सही आंसर होगा। जो गुरु शिखर है वो अरावली हिल्स की हाईएस्ट पीक है। गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है अरावलीज की, और ये कहाँ पे आती है? ये आती है राजस्थान के माउंट आबू में, माउंट आबू। ओके, इसके एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है जो गुरु शिखर है वो हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज की, और सद्भावना पीक जो है वो हाईएस्ट पीक है विंध्या रेंज की, विंध्यास की।
और धूपगढ़ जो है वो हाईएस्ट पीक है सतपुरा रेंज की। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीम्स द चंद्र एंड भागा। कौन सी रिवर है जो फॉर्म होती है टू स्ट्रीम से, चंद्र और भागा से? तो वो रिवर है चेनाब रिवर। चेनाब रिवर को इसलिए चंद्रभागा रिवर भी बोला जाता है क्योंकि ये दो स्ट्रीम से फॉर्म होती है जिनका नाम है चंद्र और भाग। वो आप एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं, चेनाब रिवर जो है इसे चंद्रभागा रिवर भी बोला जाता है क्योंकि ये बनती है दो स्ट्रीम से, चंद्र और भागा से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। इनमें से कौन सी स्टेट है जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट की? ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है व्हीट का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है नेम द फॉरेस्ट इन विच रोजवुड इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज। रोजवुड जो है डोमिनेंट स्पीसीज है किस तरह की फॉरेस्ट की? तो इसका सही आंसर है रोजवुड जो है ये आप सभी को पता होगा, ये पाई जाती है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ए इसका सही आंसर होगा, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एरिया में जो वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहां पे ये पाया जाता है। बाकी भी हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट स्पीसीज इसकी क्या होती हैं। जो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसकी इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती हैं रोजवुड, महागनी, एनी, एबोनी एटसेट्रा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स इज नोन एज ब्यूरेड सनशाइन। ब्यूरेड सनशाइन के नाम से इनमें से कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी को जाना जाता है? कोल को, पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस को या फिर बायोगैस को? तो इसका सही आंसर हो जाता है कोल को। कोल को बोला जाता है ब्यूरेड सनशाइन। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो कोल है वो कैसे बनता है? कोल फॉर्म होता है फ्रॉम प्लांट एंड वेजिटेशन जो ब्यूरिड हुए होते हैं अर्थ के नीचे, ओके, इन सीटू और ड्रिफ्टेड इन फ्रॉम आउटसाइड टू अ प्लेस एंड देन ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कवर हो जाते हैं डिपॉजिट ऑफ सेडिमेंट से, इसलिए इन्हें ब्यूरिड सनशाइन बोला जाता है। किसकी बात हो रही है? कोल की बात हो रही है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर कनेक्टेड बाय एशियाज फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड। बताइए कौन सी फर्स्ट एशिया की फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है जिसे बनाया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा? तो ये है नाहरकाटिया से बरूनी, नाहरकाटिया एंड बरूनी। ए इसका सही आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। एशिया की जो फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है वो कवर करती है डिस्टेंस ऑफ 1157 किलोमीटर और इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और ये कहां से कहां तक है? ये नाहरकाटिया ऑयल फील्ड जो असम में है वहां से ब्राउनी रिफाइनरी है बिहार में, वहां तक ये लाइन बिछी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है वेयर डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस ओरिजिनेटेड। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट जो है वो कहां से ओरिजिनेट हुआ था? तो ये भी मोस्टली आप सभी को पता होगा, ये भूटान से ओरिजिनेट हुआ था। डी इसका सही आंसर है। जो कॉन्सेप्ट है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का वो डेवलप्ड इन भूटान, भूटान में ये डेवलप्ड हुआ था एंड इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलप्ड बाय द देन किंग। उस टाइम के किंग ने ये डेवलप किया था जिनका नाम था जिग्मे शिंगे वांगचुक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। कोर इन्फ्लेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोर इन्फ्लेशन जब हम कैलकुलेट करते हैं उसमें हम सभी गुड्स और सर्विसेज को रखते हैं, एक्सेप्शन रहता है एनर्जी का और फूड का। एक्सेप्ट एनर्जी एंड फूड, तो सही आंसर होगा डी। कैलकुलेट करते हैं प्राइस ऑफ ऑल गुड्स, सभी गुड्स का और सर्विसेज का एक्सेप्ट एनर्जी एंड फूड आइटम्स। एनर्जी और फूड आइटम्स को किस लिए छोड़ दिया जाता है? क्योंकि ये काफी वोलेटाइल होती हैं, इनके प्राइस जो है डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं, वोलेटाइल होते हैं ये काफी, इसलिए इन्हें कोर इन्फ्लेशन में नहीं रखा जाता है। एक्सप्लेनेशन में हम देख लेते हैं। कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है प्राइस सभी गुड्स और सर्विसेज का इकोनॉमी में एक्सेप्ट एनर्जी और फूड आइटम्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज्ड बाय आरबीआई। इनमें से कौन से क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल हैं जो आरबीआई के द्वारा यूज किए जाते हैं? जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल हैं वो दो तरीके के होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं।
क्वांटिटेटिव ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम क्वालिटेटिव के बारे में देखेंगे। तो इनमें से कौन कौन से जो है वो क्वालिटेटिव है। ऑप्शन है मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो है वो क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो आरबीआई यूज करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है हु रेगुलेट्स निधि कंपनी इन इंडिया। जो निधि कंपनी है वो किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है इंडिया में। सेबी के द्वारा, सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा, या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा आईआरडीएआई के द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के द्वारा। निधि कंपनी जो है वो रेगुलेट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। डी इसका सही आंसर होगा। Now move to the next question. नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल टेंडर। इनमें से कौन सा जो है वो लीगल टेंडर नहीं है। ₹50 नोट, 100, 1000 या फिर 2000। तो इसका सही आंसर है ₹100 नोट। लीगल टेंडर क्या होता है। लीगल टेंडर वो होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। लीगल टेंडर उस मनी को बोला जाता है जो इशू की जाती है गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री के द्वारा, उसे लीगल टेंडर बोलते हैं। और हमें पता ही है जो ₹500 है और ₹1000 के नोट है वो अब जो है लीगल टेंडर नहीं रहे हैं आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ स्पेशल प्रोविजंस मेड इन फेवर ऑफ सम स्टेट। वो कौन से पार्ट में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं इन द फेवर ऑफ सम स्टेट। पार्ट 11, पार्ट 16, पार्ट 21 और पार्ट 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आता है पार्ट 21 में। सी इसका सही आंसर होगा। और आर्टिकल कौन कौन से हैं वो आर्टिकल नंबर 371 से 371 जे जो पार्ट 21 में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये कंटेन करते हैं स्पेशल प्रोविजन फॉर 11 स्टेट्स। ओके, जो इनकॉर्पोरेट की गई हैं बाय वेरियस सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है द मेंबर ऑफ द स्टेट पीसीएस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय। किसके द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है। तो ये मोस्टली आप सभी को पता होगा, जो स्टेट पीसीएस है उसको उनके मेंबर्स को जो है और चेयरमैन को जो है वो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, और यूपीएससी और उनके मेंबर को जो है यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और आप मुझे बताएंगे जो स्टेट पीसीएस है उनको, उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको रिमूव किसके द्वारा किया जाता है, और यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें किसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है। ओके, इसके एक्सप्लेनेशन भी हम एक बार देख लेते हैं। जो यूपीएससी है उसमें चेयरमैन होता है, अदर मेंबर्स होते हैं जिन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। स्टेट पीसीएस में जो है चेयरमैन होते हैं, अदर मेंबर्स होते हैं जिन्हें अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है विच टाइप ऑफ इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किस तरह की इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की जा सकती है जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर। ऑप्शन है यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर किया जा सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, गवर्नर रूल, और बोथ बी ए एंड सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो है डिक्लेयर किया जा सकता है और गवर्नर रूल जो है डिक्लेयर किया जा सकता है। डी इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड सी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है यहाँ पे डिक्लेयर नहीं की जा सकती है, वो हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू देख लेते हैं। दो तरीके की इमरजेंसी यहाँ पे डिक्लेयर की जा सकती है। प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे डिक्लेयर किया जा सकता है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और गवर्नर रूल जो है यहाँ पे डिक्लेयर किया जा सकता है अंडर द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। और जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसके पास कोई पावर नहीं है यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के अंडर आर्टिकल 360। हमें पता है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आती है अंडर आर्टिकल 360, और वो जो है यूनियन ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकता है जम्मू कश्मीर के स्टेट में। और जो यूनियन है वो डिक्लेयर कर सकती है इमरजेंसी इन द स्टेट ओनली इन द केस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। इंटरनल एग्रेशन पे नहीं कर सकती है, सिर्फ वॉर के केस में या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है
Which constitutional amendment act embedded part 9 into the Constitution of India? बताइए कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है पार्ट 9 एम्बेड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, बी इसका सही आंसर होगा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 एडेड पार्ट 9 इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो ये पार्ट 9 है ये किसके रिगार्डिंग है? पार्ट 9 जो है ये पंचायत के रिगार्डिंग है, पंचायत के रिगार्डिंग। और जो पार्ट 9A है ये बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज की, म्यूनिसिपैलिटीज के रिगार्डिंग। और पार्ट 9B ये है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिगार्डिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। हाँ जी बताइए ये कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्लियामेंट को पावर देता है लॉ बनाने की विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट? आर्टिकल 325, 326, 327 और आर्टिकल 328। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 327। आर्टिकल 327 इसके बारे में बात करता है, तो सी इसका सही आंसर होगा। आर्टिकल 327 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, आप मुझे बताना कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो एम्पावर करता है स्टेट लेजिस्लेचर को टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर जो है वो यूज किया जाता है क्या डिटेक्ट करने के लिए? ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्किट और बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो गैल्वेनोमीटर है वो दोनों के लिए यूज होता है, प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट के लिए भी और डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट के लिए भी। तो सही आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन में सेम ही थिंग मेंशन है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ कनकेव मिरर। इनमें से कौन सा जो है कनकेव मिरर का उदाहरण है? कनकेव मिरर रियर व्यू मिरर होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है, शेविंग मिरर में होता है या ऑल ऑफ द अबव? तो कनकेव मिरर का एग्जाम्पल यहाँ पे है शेविंग मिरर, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो रियर व्यू मिरर है और मैग्नीफाइंग ग्लास है ये होते हैं कन्वेक्स मिरर। जो कनकेव मिरर है उनके और एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। कनकेव मिरर जो है शेविंग मिरर होता है, रिफ्लेक्टर इन हेडलाइट ऑफ कार जो होता है, मिरर जो यूज किए जाते हैं डेंटिस्ट और ईएनटी डॉक्टर्स के द्वारा, ये सब कनकेव मिरर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।